स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 3 जो आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पेपर 1 है। उसकी 2 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो यूनिट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण क्या है। उसके बाद राजनीतिक आधुनिकरण पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। तो जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखनी है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आपको डिफाइन करना है कि राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण को समझने से पहले हमें समाजीकरण का अर्थ समझना होगा कि समाजीकरण क्या होता है, फिर उसको हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जैसे हम बात करें कि जो बच्चा होता है वो समाज में जन्म लेता है, तो वह सभी प्रकार के प्रभाव और दबाव से मुक्त होता है। उसका जो मन और मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट के जैसा होता है कि जिस पर हम कुछ भी लिखते हैं, धीरे धीरे बड़ा होकर वो उसी प्रकार से बन जाता है या फिर उन्हीं चीज़ों को सीखता है। मतलब एक बच्चा है, आप शुरुआत में उसको जिस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ें आप उसको सिखाएंगे वो सीखेगा। मतलब अभी जो उसका मस्तिष्क है वो एकदम कह सकते हैं कोरी स्लेट की तरह खाली है। आप उसमें जो चीज़ें भरते जाएंगे वो धीरे धीरे उसमें ऐड हो जाएंगी। और बच्चे का जो समाजीकरण शुरू होता है वो शुरू होता है परिवार से और उसके बाद में विद्यालय से, ठीक है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम लास्ट वाली क्लास में भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस तरीके से उस पर आप कुछ भी अंकित करते हैं, धीरे धीरे वो उन चीज़ों को सीखता है। और परिवार से विद्यालय से समाज में पदार्पण करता है। मतलब उसकी जो समाज में एंट्री होती है वो उसकी फैमिली से, एंड देन फैमिली के बाद में उसके स्कूल से, ठीक है। आगे चल के यही जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक समाजीकरण की ओर उसको लेकर जाती है। तो ये हमारी हो जाएगी प्रस्तावना। उसके बाद हम देखते हैं कि आज का जो टाइम पीरियड है वो हमारा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एक ह्यूमन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या सीधा सीधा कहें तो आज का जो युग है वो राजनीतिक प्रधान युग है। व्यक्ति और समाज कोई भी इस पहलू से अछूता नहीं है। राजनीति केवल कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का इससे सीधा सीधा या फिर अप्रत्यक्ष संबंध इससे होता है, ठीक है। अब आप एक परिभाषा यहाँ पे दे सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और राजनीतिक ज्ञान और घटनाओं के विषय में उसके संबंधों को वो सुनिश्चित करता है, ठीक है। साधारण शब्दों में कहें तो व्यक्ति को राजनीति का कितना ज्ञान है और राजनीति को लेकर उसके क्या विचार हैं या उसका क्या विश्वास है, इन सभी को हम कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक समाजीकरण को अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आप इसमें इस टाइप का एग्जांपल दे सकते हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं कि टी स्टॉल्स हो गए, है ना, या लोगों को देखते हो आप गली मोहल्ले में चर्चा करते हो कि कोई भी जो अभी मुद्दा जागरूक है या कोई भी ऐसी चीज़ ट्रेंड में चल रही है, लोग उसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। देखिए, तरह तरह की बातों से मतलब है अपने अपने वो व्यूज़ दे रहे होते हैं। तो वो भी एक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण का ही हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजनीतिक आधुनिकरण क्या होता है। तो राजनीतिक आधुनिकरण में इसकी प्रस्तावना हो जाएगी कि ये जो राजनीतिक आधुनिकरण शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि मॉडर्न से आया है, जिसका मतलब होता है पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई निर्मित योजनाओं पर कार्य करना या फिर नवनिर्मित योजनाएं बनाना या फिर उनमें परिवर्तन लाना। उसके बाद में हम इसकी परिभाषा देंगे कि राजनीतिक आधुनिकरण जो होता है वो एक जटिल और उलझी हुई प्रक्रिया है। देखिए, किसी भी चीज़ में आप एडवांसमेंट चाहेंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी लंबा टाइम लगता है। उन रूढ़िवादियों को या फिर उन पुरानी परंपराओं को तोड़कर कुछ नया करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से आपको होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया का जो प्रभाव है वो सभी क्षेत्रों पर पड़ता है, सामाजिक क्षेत्र पर भी, आर्थिक पर भी, राजनीतिक पर भी और सांस्कृतिक पर भी। तो जो आपकी राजनीतिक आधुनिकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी समाज परंपरागत मूल्य, अपने पुराने रीति रिवाज या पुरानी संस्थाओं से आगे बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप अपनी जीवन पद्धति को अपना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लार्क केल्प की एक डेफिनेशन दी है कि आधुनिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है, साथ ही साथ आधुनिक समाज की स्थापना से युक्त होती है कि जो चीज़ें आपके पास एट प्रेजेंट हैं आप उनका यूज़ करके कैसे उनको मॉडर्नाइज या कैसे उनको एडवांसमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है।
अब अगर आपसे पूछी जाएँ विशेषताएँ, तो आधुनिकीकरण की विशेषताओं में हम बता सकते हैं कि राज्य या केंद्रीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे कि आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लास्ट यूनिट है जहाँ पे आपसे लोक प्रशासन का विकास पूछा गया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखें तो शुरुआती तौर पर हमें सिर्फ केंद्रीकृत शासन देखने को मिलता है ना। सारी जो शक्तियाँ हैं, सारी जो सत्ता थी वो केंद्र के हाथों में थी। कैसे धीरे धीरे केंद्र से प्रांतों की तरफ, प्रांतों से फिर वो स्थानीय शासन की तरफ बढ़ती है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो यही एक आधुनिकीकरण प्रक्रिया का रूप है कि जो राज्य और केंद्रीय शक्तियाँ हैं उनका विकेंद्रीकरण हुआ है। राज्य और केंद्र समाज में इनकी पहुँच हुई है, राज्य की और केंद्रीय शक्तियों की जो पहुँच है वो समाज तक हुई है, प्रत्येक वर्ग तक हुई है। ये भी आधुनिकीकरण का ही हिस्सा है। जैसे जब आप गुड गवर्नेंस को पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है सुशासन के सुधार के लिए, कि उन्होंने ई गवर्नेंस लागू किया है, ठीक है। और एक आपका स्वच्छता या फिर प्रदर्शन जिले सूचकांक, किस टाइप से काफ़ी सारे इंडेक्सेस रिलीज़ किए हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं कि किस किस जिले, मतलब जो भी पिछड़े हुए जिले हैं उनको आकांक्षी जिला परियोजना है, जिसमें पिछड़े जिलों को लिया गया है कि वहाँ पे सुधार हो सके। अब वो सुधार किस श्रेणी तक हुआ है, किस हद तक हुआ है, या कितनी और ज़रूरत है, ये सब चीज़ें बताने के लिए कुछ इंडेक्सेस भी रिलीज़ किए जाते हैं, ताकि लोगों तक भी वो स्कीम्स पहुँच पाएँ, लोगों तक वो विकास पहुँच पाए। तो यही आपकी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। सत्ता के पुराने स्रोतों का कमज़ोर होना, राजनीति में जनसाधारण की सहभागिता, ये आपके आते हैं इस आधुनिकीकरण में। देखिए, इनका आंसर मैंने काफ़ी ब्रीफ में लिखा है, बट इनकेस क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आता है तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके आपको आंसर को लॉन्ग बनाना है। मतलब इन पॉइंट्स को आपको एज अ हेडिंग यूज़ करना है और इनको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। अब जनसाधारण की क्या सहभागिता होती है वो आप जानते हैं। पुराने स्रोत किस तरीके से कमज़ोर हो गए, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। जो हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो जैसा कि आप देखें, एक हमारे पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास 3 श्रेणियाँ हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो विषय आपके संघ सूची में दिए गए हैं उन पे संघ सरकार कानून बनाती है, जो राज्य सूची में है उन पर राज्य सरकारें बनाती हैं, और जो विषय आपके समवर्ती सूची में है उसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ विषय हमारे पास ऐसे भी बचते हैं जो राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची तीनों में ही नहीं आते, मतलब जिनकी आवश्यकता हमें उस समय नहीं थी जब ये सूचियाँ बनी। तो इन विषय को हमने रखा अवशिष्ट श्रेणी में, ठीक है। तो क्योंकि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखें डिजिटलाइज या ई गवर्नेंस, इस टाइप की चीज़ें, या साइबर क्राइम्स हो गए, ये उस समय नहीं हुआ करते थे जिस समय आपका संविधान निर्मित हुआ था। इनकी ज़रूरत हमें बढ़ते बदलते समय के साथ पड़ी, बाद में उनको जोड़ा गया। तो इस तरीके से पुराने स्रोत थोड़े से निर्बल, या फिर उनका आप कह सकते हो उनका उपयोग थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ पे हमें आधुनिकीकरण की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कम से कम टाइम में आप इसको कैसे कवर कर सकें, इसलिए इस वजह से मैंने बहुत ब्रीफ में इन चीज़ों को लिखा है, ठीक है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।